हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में संस्कृत के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 20 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ए ऑप्शन है 15 दिनों तक, बी ऑप्शन है 16 दिनों तक, सी ऑप्शन है 17 दिनों तक, डी ऑप्शन है 18 दिनों तक। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 18 दिनों तक चला। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महाभारत का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, यानी जो सच में आलसी थे उनकी संख्या कितनी थी, तो 4 थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो केस पकड़ के बाहर निकाला गया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि कैसी है। ए ऑप्शन है विशाल, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है वत्सला, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि कैसी है, तो भारत भूमि विशाल है, निर्मल भी है, वत्सला भी है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। ए ऑप्शन है संस्कार, बी ऑप्शन है धर्म, सी ऑप्शन है जाति, डी ऑप्शन है संप्रदाय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है, तो संस्कार विशेषता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संस्कार कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। इसे आपको याद रखना है। और इस 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि पटना कहाँ बसा है। ए ऑप्शन है गंगा के किनारे, बी ऑप्शन है समुद्र के किनारे, सी ऑप्शन है यमुना के किनारे, डी ऑप्शन है पर्वत के समीप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहाँ बसा है, तो गंगा के किनारे बसा हुआ है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है। इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितनी दोषों को त्याग देनी चाहिए। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितनी दोषों को त्याग देनी चाहिए, तो 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इसमें से 20 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि
कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। और किस वंश ने कैमुदी महोत्सव का शुरुआत किया था, तो गुप्त वंश ने यहाँ पे कैमुदी महोत्सव का शुरुआत किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि परपीड़न से क्या होता है? ए ऑप्शन है पुण्य, बी ऑप्शन है लाभ, सी ऑप्शन है हानि, डी ऑप्शन है पाप। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि परपीड़न से क्या होता है, तो परपीड़न का अर्थ होता है दूसरों को कष्ट देना। तो यहाँ पे देखिए दूसरों को कष्ट देने से क्या होता है, तो पाप होता है हमेशा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी क्या है? ए ऑप्शन है पर्वत, बी ऑप्शन है तालाब, सी ऑप्शन है नदी, डी ऑप्शन है समुद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी क्या है, तो मंदाकिनी एक नदी है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो आत्मा होता है ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है, तो इसे भी आपको साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है? ए ऑप्शन है मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है परमात्मा के द्वारा, सी ऑप्शन है दानव के द्वारा, डी ऑप्शन है वीरों के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि परमात्मा कहाँ पे निवास करते हैं, तो सर्वत्र यानी सभी जगहों पर निवास करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ए ऑप्शन है जन्म पूर्व, बी ऑप्शन है जीवन में, सी ऑप्शन है मौत के बाद, डी ऑप्शन है शादी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मौत के बाद यानी मरने के बाद होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा? ए ऑप्शन है बुद्ध ने, बी ऑप्शन है सुखदेव ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है कालिदास ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा, तो भगवान बुद्ध जी ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ पे है, तो नेपाल में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? ए ऑप्शन है फल का, बी ऑप्शन है फूल का, सी ऑप्शन है अन्न का, डी ऑप्शन है सब्जी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो फूलों का बहुत सा उत्पादन होता था। तो यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था? ए ऑप्शन है कुटिया का था, बी ऑप्शन है साधारण घर था, सी ऑप्शन है राजमहल था, डी ऑप्शन है ईंट का घर था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था, तो कुटिया का था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि करमवीर कौन थे, तो करमवीर राम प्रवेश राम थे, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग किसने लगवाई? ए ऑप्शन है मिथिला के राजा ने, बी ऑप्शन है मिथिला के राजकुमार ने, सी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री बीरेश्वर ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि आलसशाला में आग किसने लगवाई, तो मिथिला के मंत्री बिरेश्वर ने लगवाई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो वास्तविक आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भिखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है अभिनेता, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है समाज सुधारक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भिखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया, तो शिक्षक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भिखनटोला गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था, तो 1 कोस की दूरी पर सरकारी विद्यालय था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। ए ऑप्शन है धर्म से, बी ऑप्शन है अर्थ से, सी ऑप्शन है विद्या से, डी ऑप्शन है क्रोध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है, तो विद्या एक ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। ए ऑप्शन है धर्म का, बी ऑप्शन है अर्थ का, सी ऑप्शन है काम का, डी ऑप्शन है क्रोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षमा किसकी हत्या करता है, तो क्षमा हमेशा क्रोध की हत्या करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है। ए ऑप्शन है पुरुष, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है कवि, डी ऑप्शन है बालक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है, तो घर की लक्ष्मी स्त्रियां होती हैं। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। ए ऑप्शन है मैत्रेयी को, बी ऑप्शन है गर्गी को, सी ऑप्शन है सुलभा को, डी ऑप्शन है राजकुमारी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिया था, तो मैत्रेयी को दिया था। और मैत्रेयी कौन थी, तो ये यज्ञवल्क्य की पत्नी थी। तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भूख से भी पीड़ित होकर कौन कुछ नहीं कर पाते। ए ऑप्शन है धूर्त लोग, बी ऑप्शन है आलसी लोग, सी ऑप्शन है दानी लोग, डी ऑप्शन है राजा लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूख से पीड़ित होकर कौन कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आलसी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आलसियों को भोजन कौन दे रहे थे, तो मिथिला के मंत्री बिरेश्वर दे रहे थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद ने किया था। और कब किए थे, तो 1875 ईस्वी में किए थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी। ए ऑप्शन है बंगाली समाज में, बी ऑप्शन है गुजराती समाज में, सी ऑप्शन है दलित समाज में, डी ऑप्शन है भारतीय समाज में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी, तो स्त्रियों में जो अशिक्षा थी ये भारतीय समाज में थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्री शिक्षा पर किसने बल दिया, तो स्वामी दयानंद ने दिया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है। ए ऑप्शन है जीवात्मा का, बी ऑप्शन है देवता का, सी ऑप्शन है परमात्मा का, डी ऑप्शन है मनुष्य का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है, तो परमात्मा की महिमा का गान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं, इसे आपको याद रखना है। और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज
था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्र कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है। ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है लोभ का, सी ऑप्शन है अज्ञान का, डी ऑप्शन है ज्ञान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है, तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोने का कंगन किसके पास था, तो बाघ के पास था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है मिर्जा से, डी ऑप्शन है वृत्ति से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूप की रक्षा किससे होती है, तो मिर्जा से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। ए ऑप्शन है सत्यवादी, बी ऑप्शन है कटुवादी, सी ऑप्शन है प्रियवादी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं यानी उपस्थित होते हैं। तो प्रियवादी पुरुष जो होते हैं ये सभी जगहों पे सुलभ होते हैं। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। ए ऑप्शन है कर्म करने की, बी ऑप्शन है अकर्म करने की, सी ऑप्शन है आलसी बनने की, डी ऑप्शन है भाषण देने की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है, तो कर्म करने की शिक्षा मिलती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कर्मवीर कथा है ये किसकी कथा है, तो ये एक दलित की कथा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि शत्रुता कौन बढ़ाता है। ए ऑप्शन है स्वार्थ, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अहिंसा, डी ऑप्शन है परोपकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रुता कौन बढ़ाता है, तो जो शत्रुता होता है ये स्वार्थ को बढ़ाता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि इंद्र क्या चाहते हैं। ए ऑप्शन है भोजन, बी ऑप्शन है आभूषण, सी ऑप्शन है भिक्षा, डी ऑप्शन है शिक्षा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्र क्या चाहते हैं, तो इंद्र भिक्षा चाहते हैं। और किससे भिक्षा चाहते हैं, तो कर्ण से भिक्षा चाहते हैं। और कर्ण से भिक्षा में क्या लेना चाहते हैं, तो कर्ण का कवच और कुंडल लेना चाहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है विद्यापति, बी ऑप्शन है रामापति, सी ऑप्शन है उमापति, डी ऑप्शन है चंदन झा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो विद्यापति प्रसिद्ध हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो स्वामी दयानंद ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि समाज की गाड़ी किससे चलती है। ए ऑप्शन है पुरुषों से, बी ऑप्शन है नारियों से, सी ऑप्शन है पुरुषों और नारियों से, डी ऑप्शन है बच्चों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो पुरुषों और नारियों यानी स्त्रियों से चलती है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, तो कवच और कुंडल था। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कर्ण के माता जी का नाम क्या था, कुंती था। और कर्ण के पिताजी का नाम क्या था, तो सूर्यदेव था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है। ए ऑप्शन है गंगा देवी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी, डी ऑप्शन है विजया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है,
तो मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 3। तो जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 संस्कार होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि अणु से भी सूक्ष्म कौन है। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है मानव, सी ऑप्शन है पशु, डी ऑप्शन है आत्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे संस्कृत के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 20 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं और अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब हम आपको बताते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल। तो आपको क्या करना है, क्रोम या गूगल दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है। और जैसे ही आपका क्रोम और गूगल ओपन हो जाएगा तो बस यहाँ पे इसके सर्च बॉक्स में आपको आस्क क्लास लिख देना है। आस्क क्लास लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। बस इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए पहले ही आपको दिखेगा कि मैट्रिक ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड 2030 यहाँ से डाउनलोड करें मात्र 1 क्लिक में। तो इसके फोटो पे आपको क्लिक करना है और आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10th रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड और यहाँ पे लिंक 1 दिया हुआ है। तो आपको लिंक 1 और लिंक 2 दिया हुआ है, तो किसी भी लिंक से आपको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक 1 पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कार्ड 2022 फॉर एग्जाम 2023। ये 2023 के लिए यहाँ पे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे आपको स्कूल का कोड डालना है, यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको सर्च कर देना है। तो आपका यहाँ पे निकल जाएगा रजिस्ट्रेशन कार्ड। अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और जो सबसे ऊपर वाला टेस्ट होगा उस पर आपको क्लिक करना है और आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिखेगा और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे नाम लिख के नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए इस टेस्ट में टोटल 30 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे आपको टेस्ट देना है और यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस पर आपको टिक करना है, नेक्स्ट करना है। फिर ये क्वेश्चन पढ़ना है आपको और आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन चूज करना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। आपको क्या करना है, टोटल 23 प्रश्नों का क्वेश्चन का यहाँ पे आपको टेस्ट दे देना है। तो आपका रिजल्ट जब आएगा 3 बजे तो आपका यहाँ पे उसमें नाम आएगा। और आप लोग देखिए कब से कब तक टेस्ट दीजिएगा, तो सुबह 7 बजे से लेके आपको कहना ना पड़े, आप लोग आदत डाल लीजिए कि आप लोग डेली 7 बजे टेस्ट होता है तो आप लोग जाके टेस्ट यहाँ पे डायरेक्ट दे दीजिए। तो यहाँ पे डेली 7 बजे स्टार्ट होता है और 2 बजे तक चलता है, तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। अगर आप लोग नीचे वाला टेस्ट दीजिएगा, यहाँ पे नीचे वाला आप लोग अगर टेस्ट दीजिएगा तो इसमें सही गलत बताएगा। यहाँ पे दे के बताते हैं, स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे नाम लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बिहार में है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर बताएगा आपको, अगर सही होगा तो ग्रीन हो जाएगा। कुमार गंधर्व क्या है, तो शास्त्रीय गायन है। लेकिन अगर हम गीतकार पे टिक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा और सही आंसर होगा वो आपको बताएगा। तो अगर आप लोग नीचे वाला टेस्ट दीजिएगा तो ऐसे ही आपको बताएगा, तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। अगर टेस्ट का आपको रिजल्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट डाउनलोड लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जिस दिन का आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो उस दिन का यहाँ पे 3 बजे दिखाई देगा, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।